हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। तो देखो, ये हमारी आगे की क्लास है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो आपको याद होगा। हमने देखा था लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके लैटिट्यूड से रिलेटेड कुछ और पार्ट, अक्षांश से रिलेटेड कुछ और भाग। जैसे कि एक चीज आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी के ऊपर बहुत तरीके के अलग अलग मौसम होते हैं। हमारे यहाँ, हम जो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में गर्मियां होती हैं, बरसात होती है, सर्दियां होती हैं। तो ये गर्मियां और सर्दियां क्यों चेंज ऐसे होते रहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि जो दिन होता है वो 14 घंटे का होता है, रात 10 घंटे की। कभी जो है रात 14 घंटे की और दिन 10 घंटे का होता है। ये सारे फिनोमिनाज क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज कि दिन और रात क्यों होता है, ये आप जानते होंगे। दिन और रात तो बहुत साधारण सी चीज है। तो दिन और रात होने के पीछे का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। क्या है? घूर्णन जो है, ये इसका कारण है, घूर्णन। यानी कि जिसको आप लोग रोटेशन के नाम से जानते हैं, रोटेशन। ठीक है। तो रोटेशन जो है आपका अर्थ का, इसकी वजह से दिन और रात होता है। जैसे मान लो कि एक गोला, ये हाथ मेरा एक गोला है और ये सूर्य है। तो यहां से यहां देख लो, यहां है, ये सन है, देखो यहां पे। और पृथ्वी का जो हिस्सा सन के सामने होगा वहां पे दिन होगा, और जो हिस्सा पीछे होगा वहां पे रात। और अर्थ क्या कर रही है? रोटेट हो रही है बच्चे। तो रोटेट होकर जो हिस्सा सूर्य के सामने आ जाएगा वहां पे दिन हो जाएगा, और जो हिस्सा पीछे चला जाएगा वहां पे रात हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको जानते भी होंगे, और बहुत कठिन वाला कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन यहां जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बच्चे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इस बातों पर, और गौर करना होगा। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं हमेशा ये चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो गलतियां कभी नहीं होंगी। ठीक है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक चीज, पृथ्वी जो है, देखो अगर ध्यान से, तो अपने एक्सिस पे, ये अगर ध्यान से देखें बच्चे, तो कितना ये डिक्लाइन है, ये झुकी हुई है, इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड। ये आपका 23.5 डिग्री। एक और सवाल पूछा जाता है बच्चे, देखो कैसे आपको कंफ्यूज किया जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए, जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे, ये जो आपका सूर्य है इसके समान पर जो ये ऑर्बिटल प्लेन होता है इसका, यानी कि ये जहां पे परिक्रमा तल जिसे कहा जाता है, तो यहां पे परिक्रमा कर रही है ना ये, तो ये क्या है? एक परिक्रमा तल है इसका। ये इस तरीके से परिक्रमा तल बना हुआ है, और इसी के चारों ओर परिक्रमा तल पैसे घूम रही है। तो ये पूछा जाए कि अगर अर्थ अपने परिक्रमा तल या ऑर्बिटल प्लेन इसमें कितना झुका हुआ है, तो ध्यान से देखो बच्चों। ऑर्बिटल प्लेन तो यही है ना इसका, ये वाला है ऑर्बिटल प्लेन। तो अगर इस पे ध्यान से देखें तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री है यहां से लेकर यहां तक, और ये वाला जो एंगल है बच्चे ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। तो यानी ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 66.5 डिग्री का एंगल होगा। तो याद रखना, अगर पूछे कि ऑर्बिटल प्लेन जो होता है, ऑर्बिटल प्लेन इस पे कितना झुका हुआ है, तो क्या बताएंगे कि ये अपने ऑर्बिटल प्लेन में 66.5 डिग्री झुकी हुई है। दोनों समझ लेना डिग्री का मतलब। एक पूछा जाएगा कि ये अपने एक्सिस पे या धुरी पर कितना झुकी हुई है, और दूसरा ये अपने ऑर्बिटल प्लेन पे कितना झुका हुआ है, झुकी हुई है। तो दोनों अंतर है। एक्सिस कहा जाएगा तो 23.5 आंसर सही हो जाएगा। और अगर यहीं पे कह दिया जाए कि ये बताइए कि ऑर्बिटल प्लेन पर कितना है, तो हो जाएगा वो 66.5 हो जाएगा। इतना याद रहेगा बच्चों। तो ये देखो, ये एक्सिस हो गया और ये आपका इसका ऑर्बिटल प्लेन हो गया। तो ऑर्बिटल प्लेन पे कितना? 66.5 डिग्री का ये बनेगा टोटल। क्लियर इतना? अब चलो आगे हम बात करते हैं कि आखिर दिन और रात क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिन और रात तो हो गया, चलो। अरे दिन रात तो मौसमों में परिवर्तन क्यों होते हैं ये देखना है हमें। ठीक है, ये लिख लेना। जितना बताता जा रहा हूं ये आपको लिखते हुए जाना है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। सवाल ये उठा हमारा कि, हाँ चलो ठीक है, सवाल ये उठा कि आखिर में पृथ्वी पर जो ये मौसम होते हैं, मौसमों में परिवर्तन क्यों होता है।
परिवर्तन क्यों होता है, क्यों होता है। तो जरा इसको हम समझते हैं कि मौसमों में परिवर्तन क्यों होता है। ऑलरेडी हम देख चुके कि अर्थ क्या है अपने एक्सिस पे, ये आपका एक्सिस पे 23.5 डिग्री क्या है, ये झुकी हुई है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसी के आधार पे समझेंगे। यहां देखो बच्चों, ये सन है और मैंने आपको बताया था कि सन से जो नजदीक का क्षेत्र होगा वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, सन जहां पर ज्यादा देर तक रहेगा वहां पर भी गर्मी ज्यादा होगी। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके सामने आप देर तक खड़े हैं तो ज्यादा गर्मी लगेगी, है ना। आप नजदीक खड़े हैं तो ज्यादा गर्मी लगेगी, आप दूर खड़े हो जाए तो गर्मी कम होने लगने लगेगी। यहां देखो ये सन है और हमारी अर्थ देखो बिल्कुल ऐसे झुकी हुई है। देखो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, वैसे झुकी हुई है। यानी कि हमारा जो इक्वेटर होगा कुछ इस तरीके से होगा, बिल्कुल सीधे नहीं होगा बल्कि ऐसे कुछ झुका हुआ। इक्वेटर भी साथ साथ में इस तरीके से पाया जाएगा। तो सन की जो लाइट है, सोचो बच्चों, किसी गोले में अधिकतम जो उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा वहीं तक पहुंच पाएगा सनलाइट, है ना, यहां तक पहुंच पाएगा। और इधर वाला जो सबसे अधिकतम वाला हिस्सा होगा यहां तक सनलाइट पहुंच पाएगी। क्या इसके पीछे सनलाइट पहुंच पाएगी? एक गोला है और सामने से आप टार्च मारो तो मैक्सिमम जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा यहीं पे तो लाइट पहुंचेगी। इसके पीछे लाइट यानी इधर वाले लाइट हिस्से में नहीं पहुंचने वाली है। तो हम कह सकते हैं ये कि जो सन की लाइट पड़ रही है यहां तक पहुंचेगी और यहां तक पहुंचेगी। तो अगर हम इक्वेटर को ध्यान से देखें तो ये है हमारा इक्वेटर या भूमध्य रेखा है। ये लिखते चले जाना ना भूमध्य रेखा, और ये इमेज आपको बना भी लेना है ना। वैसे तो आपने वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा, लेकिन आप अपने जो कॉपी है, नोटबुक है जो बना रहे होंगे उसमें इसको बनाते हुए चलेंगे, ताकि ये धीरे धीरे, देखो एग्जाम के समय आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप खोलकर मेरी वीडियो इस तरह देख पाए। अभी पढ़ने का समय है तो आप पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं। उस समय आपके पास रिवीजन का टाइम होगा जिसमें नोट्स पलट पाएंगे अपना आप। ठीक है, तो देखो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला हिस्सा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ध्यान से देखो बच्चों, तो सनलाइट इतने हिस्से में पड़ रही है, और वहीं पे साउदर्न हेमिस्फीयर में देखो तो सनलाइट इतने हिस्से में पड़ रही है ना। और बच्चे बताओ, सीधी सी बात है कि जहां पर भी सनलाइट ज्यादा पड़ेगी वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, और जहां पे सनलाइट कम पड़ेगी वहां पे गर्मी कम होगी। तो यानी कि ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा, यहां पे गर्मी होगी, समर होगा, है ना। तो क्या होगा, दक्षिण में आपका समर यानी ग्रीष्म ऋतु होगा, है ना। और ग्रीष्म ऋतु, और वहीं पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां पे जहां पे लाइट कम पड़ रही है यहां पे क्या होगा, यहां पे विंटर होगा। विंटर, तो समझो पृथ्वी पर जब उत्तरी गोलार्ध में ठंडियां होती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं। और जब वही सीधा सी बात, और उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मियां होंगी, जैसे आजकल गर्मियां हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, आपके वहां पे सर्दियां होंगी, ऐसा चलता है। तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में समर और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, विंटर का समय इस समय चल रहा होगा। अच्छा इमेजिन करो एक चीज, है ना, अगर मैं ये कह दूं कि ये पृथ्वी टिल्टेड विल्टेड कुछ नहीं है ना, जैसे यहां पे समझ लो, मैं मान लू कि पृथ्वी टिल्टेड वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे रहती, इस तरीके से रहता, यहां नॉर्थ पोल होता और यहां साउथ पोल होता, इधर ना होके यहां नॉर्थ होता और यहां पे क्या होता, साउथ पोल होता। तो क्या होता, तो भैया सीधी सी बात है, सूर्य का प्रकाश दोनों ही साइड में क्या होता, बराबर पड़ रहा होता। बोलो, इधर भी बराबर पड़ रहा है, इधर भी बराबर पड़ रहा है, यानी दोनों गोलार्धों में मौसम कैसा होता, फिर वो समान मौसम हो जाता। तो यानी हमें यह समझ में आ गया पहली चीज तो, कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में अलग अलग ऋतुएं हैं, अलग अलग सीजन है। उसका मतलब यही है, सीधी सीधा बात, ऋतुएं हैं कि ये पृथ्वी अपने एक्सिस पे टिल्टेड है तभी ऋतुएं हैं। समझ में आया। तो सबसे पहली बात हमारे कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया कि
ऋतुओं में या मौसमों में परिवर्तन का जो पहला कारण है वो क्या है? टिल्टेड अर्थ। टिल्टेड अर्थ यानी कि पृथ्वी का अपने केंद्र पर क्या, अपने अक्ष पे क्या होना? झुके होना। पहला तो ये हो गया कि पृथ्वी का अपने एक्सिस पे झुके होना, टिल्टेड होना। अब ये एक रीजन हो गया, ठीक है। अब सोचो, अर्थ यहां पर थी। अब कहेंगे सर ये तो ये हुआ कि विंटर है तो हमेशा विंटर हो जाना चाहिए। अगर अर्थ ऐसे ही खड़ी रहती तो यहां पे हमेशा गर्मियां रहती और यहां पे हमेशा सर्दियां रहती। लेकिन अर्थ ऐसे खड़ी तो है नहीं, वो गोल गोल क्या कर रही है? ये इधर पूरा परिक्रमा कर रही है। तो परिक्रमा जब कर रही है तो यहां से सोचो बच्चे, यहां से अर्थ घूमते घूमते यहां आ गई, बिल्कुल अपोजिट। बिल्कुल देखो सेम जैसा इमेज अर्थ का यहां है, सेम ऐसा ही यहां पर है। यानी कि ये रहा उसका एक्सिस, ये रहा एक्सिस, ये है एक्सिस देखो, और ये टिल्टेशन है उसका, ये है आपका इक्वेटर। लेकिन बदल क्या गया बच्चे? बदल गया अब उत्तरी गोलार्ध में देखो, है ना, यही तो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, यही तो है भूमध्य रेखा, है ना। तो यानी कि अब उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा प्रकाश है और दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश क्या है? कम है। उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होगा तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया? समर, ग्रीष्म। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा बच्चे? इधर वाले में यहाँ पे विंटर हो जाएगा, विंटर। तो समर और विंटर, यानी कि एक समय यहाँ पे जहां उत्तरी गोलार्ध में इस पोजीशन में विंटर था, अब इस पोजीशन में समर हो गया। यानी यहाँ पे ठंडियां और यहाँ पे क्या पड़ने लगी? गर्मियां। बताओ, ऋतुओं में परिवर्तन हो गया। सोचो, अगर यहीं पे रहती, अगर घूमती ना तो, घूमती ना तो हमेशा यहाँ ठंडी होती, हमेशा यहाँ गर्मी होती, तो भी ऋतुओं में परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक जगह हमेशा ठंडा, एक जगह हमेशा गर्म। तो दूसरा कारण जो है ये रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का क्या होना? ये परिभ्रमण करना। तो एक तो हो गया झुका होना और दूसरा क्या होगा? परिभ्रमण करना। लिख लेना। तो मौसमों में परिवर्तन या ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है बच्चे, ऋतुएं लिखना, ऋतुओं में परिवर्तन या सीजनल वेरिएशन जो होता है दो कारणों से होता है। एक तो पृथ्वी के अपने एक्सिस जो है उस पर झुका होना, और दूसरा कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर क्या करना? परिक्रमण करना, परिभ्रमण करना, ठीक है ना। तो ये परिभ्रमण कर रही है। बताओ, समझ में आया? अब जरा थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा और। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक जगह पे ठंडियां रहेंगी, दूसरी जगह पे क्या रहेंगी? गर्मियां रहेंगी। ये वाले पोजीशन में ठंडियां, ये वाले पोजीशन में क्या होंगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां। और वहीं पे साउदर्न हेमिस्फीयर में इस पोजीशन पे रहेगा समर, और इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा? विंटर हो जाएगा। यानी पोजीशन चेंज हुआ अर्थ का एक जगह। और सोचो कि केवल ये परिभ्रमण हो रहा होता और झुकी ना होती तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, तब दोनों में ही बराबर मौसम हमेशा होते पूरे साल। तो ये दोनों कारण इंपॉर्टेंट है, दोनों ही दिमाग में बैठा लो। पहला आपका पृथ्वी का टिल्टेड होना और दूसरा इसका रिवॉल्यूशन करना, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब थोड़ा सा और कुछ कुछ बातें समझेंगे इसमें। अब जरा समझो, मौसम में परिवर्तन समझ में आया कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाने पर, यानी पृथ्वी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गई तो ऋतुओं में बदलाव आ गया। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये जो दिन होता है, दिन है जो दिन, दिन और ये जो रात है, इसमें जो समय का अंतर हो जाता है, समय का अंतर, ये क्यों होता रहता है? यानी कि कभी दिन बड़ा, कभी दिन छोटा, कभी रातें बड़ी, कभी रातें छोटी, है ना। रातें लंबिया लंबिया, ठीक है। तो क्यों रातें लंबिया लंबिया? कब? ठंडियों में रातें लंबिया लंबिया। और दिन में क्या होता है? गर्मियों में दिन नहीं गुजरता ठीक है, यानी इतना बड़ा दिन हो गया। तो ये सब चीजें कैसे होती है, क्यों होती है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक समय जो अर्थ थी वो कुछ इस पोजीशन में थी, है ना, यहां पे थी, और इस समय जून का महीना चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? जून चल रहा है। तो जून में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा गर्मी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
है ना। ये है आपका जो मैंने बनाया, ये है आपका इक्वेटर, इक्वेटर, ये हो गया आपका नॉर्दर्न पोल, और ये हो गया बच्चे साउदर्न पोल, है ना। अब उत्तरी गोलार्ध में इस समय गर्मियां होंगी, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगी, सर्दियां होंगी। और आप जानते हैं कि जून के समय में देखो, सीधी सी बात है, अर्थ यहाँ पे रोटेट हो रही है ना ऐसे अपने एक्सिस पे, ये वाला हिस्से में ज्यादा देर तक प्रकाश रह रहा है ना। केवल इतना हिस्सा है जहां पे क्या है, रात है, और ये वाला हिस्से पे प्रकाश ज्यादा है। तो मतलब कहां ज्यादा देर तक प्रकाश पड़ रहा है, 24 घंटे में ज्यादा देर तक प्रकाश कहां पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा देर तक प्रकाश पड़ेगा तो दिन बड़ा हो जाएगा, यहां पे दिन बड़ा होगा। बताओ सही है ना। और 21 जून का डेट याद रखना बच्चे, 21 जून जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन जब होगा तभी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी रात हो जाएगी। अब जब यहां से सूर्य इधर बढ़ना शुरू किया जून के बाद, है ना, और जून के बाद आ गया आपका सितंबर, सितंबर, सितंबर में आते आते हमें लगता है कि दिन और रात जो होते हैं दोनों क्या हो जाते हैं, लगभग बराबर बराबर होने लगते हैं। जितने समय का दिन, लगभग उतने ही समय की क्या होने लगती है, रात होने लगती है। अब होता क्या है बच्चों कि यहां से जब सूर्य इधर मूव करना शुरू होता है तो सूर्य का जो मूवमेंट होता है बच्चे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि ये रहा सूर्य, सॉरी पृथ्वी है ये, और ये रहा उसका इक्वेटर, ये रहा आपका कैंसर, कैंसर का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, चलो लिखा गया, यानी इसे हिंदी में कर्क रेखा, कर्क रेखा ये वाला। और ये नीचे जो रेखा मैं बना रहा हूं ये वाला, ये कौन सी है, ये मकर रेखा है बच्चे, कौन सी है, मकर, कर्क हो गया मकर। जून के समय सूर्य कहां होता है, 21 जून को सूर्य कहां होगा, 21 जून को सूर्य जो बिल्कुल आपके यहां पे उपस्थित होगा, यहां चमक रहा होगा सूर्य, कहां पे, कर्क रेखा पे, 21 जून को, है ना, 21 जून को, बोलो। अब 21 जून को जब सूर्य यहां पर होगा तो उसके बाद इसके और ऊपर नहीं जाएगा सूर्य, ये आभासी होता है, सूर्य ऊपर नीचे नहीं होता, पृथ्वी के एंगल की वजह से ऐसा लगता है कि सूर्य ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो सूर्य जब यहां पर होगा तो 21 जून के बाद किधर जाना शुरू करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, ऐसे इधर, यानी कि अब ये इक्वेटर की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, भूमध्य रेखा की ओर जा रहा है। और 23 सितंबर को बच्चे, 23 सितंबर को ये कहां पहुंच जाता है, भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है, यहां पे चमकने लगता है। और जानते हैं आप कि जब भूमध्य रेखा एक ऐसी जगह है जहां पूरे साल, जहां पूरे साल क्या होता है, पूरे साल 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, याद रख लेना, पूरे साल होती है। तो यानी सूरज अगर यहां जब पहुंच गया तो यहां भी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या होगी, रात होगी। तो 23 सितंबर को क्या होगा, दिन और रात दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब ये दिन और रात दोनों बराबर होते हैं तो इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, इक्विनॉक्स कहा जाता है। और एक बात और, ये जो 21 जून वाला दिन है ना, इसको कहा जाता है समर सॉल्स्टिस। क्या बोलते हैं, समर, इधर लिख देता हूं, समर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। क्योंकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है तो इसे समर सॉल्स्टिस उत्तरी गोलार्ध के अंदर कहा जाता है। और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स कहा जाता है, इक्विनॉक्स ये हो गया आपका। ठीक है बच्चों, बताओ अब सूर्य क्या होगा, यहां से आगे बढ़ेगा और यहां पहुंच जाएगा इस पोजीशन में। तो ये रहा आपका इक्वेटर, यानी अब जो है प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में कम हो रही है तो यहां पे क्या हो जाएगा, विंटर। अब देखो 6 महीने बाद यहां से एक साल में पूरा चक्कर लगाता है तो आधा चक्कर लगाने में 6 महीना लग जाएगा। तो जून से हम कहां पहुंच गए, दिसंबर में पहुंच गए। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, यहां पे समर हो जाएगा।
बताओ, है ना। और सूर्य किधर बढ़ने लगेगा, सूर्य यहां से आगे बढ़कर चला जाएगा मकर रेखा के ऊपर। यहां मकर रेखा के ऊपर चला गया सूर्य, और मकर रेखा के ऊपर चला गया तो इस जगह पे जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें गर्मियां, और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएंगी बच्चे, सर्दियां होने लगेंगी। बताओ ये बात समझ पाए, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएंगी, सर्दियां, क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली अब किधर पड़ रहा है, मकर रेखा पे पड़ रहा है। और इस दिन को कहा जाता है दिसंबर सॉल्स्टिस या विंटर सॉल्स्टिस। क्या बोलते हैं, विंटर सॉल्स्टिस, विंटर, विंटर सॉल्स्टिस। और कब आता है ये, तो 22 दिसंबर को आता है, 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, लिख लो 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस। अब यहां से फिर से ये घूमते घूमते मार्च में यहां पहुंच जाएगी, और इस समय भी ये जो सूर्य होगा, सोचो यहां से फिर इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही ट्रेवल करता है। आभासी जो इसका मोमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो यही दोनों रेखाओं के बीच में होता है। तो अब सूर्य इधर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, और कहां पहुंच जाएगा, इक्वेटर पे। तो यानी फिर से इक्वेटर पे, तो पूरे साल 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है इक्वेटर पे, हम जानते हैं। और सूर्य जब इक्वेटर पे पहुंचेगा तो उसमें भी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या होगी, रात। तो इसे भी क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स। और 21 मार्च को ये इक्विनॉक्स होता है। तो साल में 2 बार ऐसा आता है जब सूर्य किसको क्रॉस करता है, भूमध्य रेखा को। और जब भी भूमध्य रेखा को क्रॉस करेगा तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। और वो दिन कौन कौन से होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। और साल में एक बार ऐसा होता है कि जब साल का सबसे बड़ा दिन होता है, और वो दिन कब होता है, 21 जून को, क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस कहते हैं। और साल में एक दिन ऐसा आता है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, उसे क्या बोलेंगे, विंटर सॉल्स्टिस। और वो कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। अब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि किस तरीके से 24 घंटे का दिन और अरे ये जो आपका 24 घंटे के अंदर दिन और रात में किस तरीके से लेंथ में परिवर्तन आता रहता है। ठीक है ना, गर्मियों में दिन क्या होता है, बड़े होते हैं। ठंडियों में चूंकि लाइट कम समय के लिए पड़ती है, देखो छोटी जगह पे पड़ रही है तो कम समय के लिए रहती है। यहाँ पे देखो ये बड़ा वाला हिस्सा किसमें, अंधकार में है। तो यानी बड़ा वाले हिस्से पे क्या है, देर तक, भाई स्पीड तो बराबर है इसकी घूमने की, तो बड़े वाले हिस्से में क्या होगा, देर तक रात रहेगी। कब, विंटर के समय पे। ठीक है, तो चलो ये हमें समझ में आ गया। हमने समर सॉल्स्टिस देख लिया, हमने विंटर सॉल्स्टिस देख लिया, और इक्विनॉक्स देख लिया, कौन कौन से डेट पे हमारे ये इक्विनॉक्स आते हैं। चलो हो गया इतनी बातें। कुछ विशेष बातें हमें और भी यहाँ पे करनी है बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलो कुछ खास बातें हैं, बता रहा हूं मैं, है ना। सभी लोग इन सब चीजों को नहीं बताते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो क्या है, क्या खासियत है इस। सोचें कि सर ऐसा क्या खास बताने वाले हैं आप, सुनो बच्चे देखो, ये अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही थी, है ना। यहाँ पे अर्थ ऐसे रोटेट कर रही थी। जब यहां से, आपने एक चीज सुना है क्या, कि जो ध्रुव होते हैं, जो ध्रुव होते हैं वहां पे, ध्रुवों पे 6 महीने का, 6 मंथ का दिन और 6 मंथ की रात होती है। सुना है कभी क्या, तो कहेंगे हाँ सर ये तो बचपन में सुना था। तो क्या ये सच है क्या, हाँ ये बात सच भी है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का क्या होता है बच्चे, रात होती है। अब इसको समझते हैं कि किस प्रकार से 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात ध्रुवों पर पाई जाती है। देखो बच्चों, जब इस पोजीशन में था तो सूर्य का प्रकाश यहां पड़ रहा है ना। अब अगर मैं, सोचो जरा, कि इसको मैं घुमाना शुरू कर दूं, यहां पे गोल गोल घुमाना शुरू कर दूं, तो क्या ये वाला हिस्सा यहां पे, कहां गया, हाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कभी ऐसा हो रहा है कि डार्क में जा रहा हो। यहां पे देखो ये घूम के यहाँ पे आ रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है।
यानी ये वाला जो हिस्सा है यहां पे कभी भी क्या नहीं हो रहा है, यहां पे अंधेरा ही नहीं हो रहा है, चौबीसों घंटे क्या रह रहा है, दिन रह रहा है। समझे बच्चे? तो देखो कब होता है ये पोजीशन कब आता है। दरअसल ये 21 जून को ही पोजीशन है कि जो 21 जून होता है बच्चे, इस 21 जून को जो सूर्य है वो कहां पे रहता है, मैंने भी बताया था कि सूर्य जो यहाँ पे कर्क रेखा पे होगा, कर्क रेखा पे। तो इस समय जब सूर्य कर्क रेखा पे होगा तो यहाँ पे एक रेखा होती है, बताया था मैंने आपको, इसका नाम है आर्कटिक लाइन, आर्कटिक सर्कल, इसके ऊपर 66.5 डिग्री पर। और जो आर्कटिक सर्कल होता है बच्चे, इसके ऊपर 24 घंटे का दिन हो जाता है। यानी कि 21 जून को आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो पृथ्वी का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर 24 घंटे का दिन होगा, 24 घंटे का दिन हो जाएगा, है ना। तो एक सवाल पूछा जाता है कि किस डेट को जो आपका मकर कर्क रेखा है उस किस डेट को जो आर्कटिक रेखा है इसके ऊपर रात नहीं होती है, तो कौन सा दिन है ये, आपका 21 जून का है। ठीक है, अब सोचो इसके ऊपर तो रात ही नहीं हो रही। आपको एक चीज याद है, कहा जाता है कि मध्य रात्रि का सन, मिडनाइट सन, मध्य रात्रि का सूर्य, सुना है कभी सूर्य? तो ये मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? कहते हैं कि सर ये तो नॉर्वे को कहते हैं। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 21 जून है, इस दिन ये नॉर्वे है ना, आपके आर्कटिक सर्कल के थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। तो यहाँ पे 24 घंटे में एक बार भी रात होती ही नहीं, यानी कि मध्य रात्रि जब हमारे यहाँ होगी वहां पे सूर्य चमक रहा होगा, इसीलिए इसे मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा। अब यहां से घूमते घूमते जब यहां आएगा बच्चे, इस पोजीशन में बच्चे, तब देखो तब क्या हो रहा है कि यहां पे अब ये वाला पोजीशन पे क्या हो गई, रात्रि होने लगी। यहां वाले पोजीशन पे बिल्कुल यहां से पार करेगा, अब रात्रि होने लगेगी। यहां से यहां पोजीशन में आएगा और यहां से यहां पोजीशन में जाने में कितना समय लगता है, 6 मंथ का समय लगता है। यहां से यहां तक जाने में 6 महीने और यहां से यहां आने में 6 महीने। तो 6 इस यही कारण है कि 6 महीने का क्या होता है, ध्रुवों पर दिन और ध्रुवों पर 6 महीने क्या होती है, रात होती है। ठीक है, तो यहां याद कर लेना, समझ में आया, ये चीज याद रखा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस डेट को जो अंटार्कटिक सर्कल है, ये वाला देखो बच्चों, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला नीचे वाला है ना, ये वाला जो मैं अब यहां पे बना देता हूं, ये रहा आपका भूमध्य रेखा और इसके नीचे क्या है, मकर रेखा, मकर, और उसके भी नीचे यहां क्या है आपका अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक है। तो पूछा जाए कि किस डेट को अंटार्कटिक लाइन के नीचे सूर्य जो है डूबता नहीं है, तो देखो यहां पे जब सूर्य होगा मकर रेखा के ऊपर, यानी कि 22 दिसंबर को, तो उस समय ये जो नीचे वाला पूरा हिस्सा है यहां पे सूर्य चमकता रहेगा आर्कटिक सर्कल के ऊपर। यहां से इधर नीचे की तरफ यहां पे आपका रात नहीं होगी। और चूंकि यहां पे नीचे वाले में जो अंटार्कटिक सर्कल है उसके नीचे कोई देश नहीं पाया जाता है, तो उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है सवाल, इसलिए इसको याद रखेंगे। अब एक बात और, अब चूंकि यहां पे ऐसा होता है कई बार कि यहाँ के जो आसपास के देश है ना बच्चे, इनमें ऐसा हो जाए कि 2 घंटे का दिन हो और आपके 22 घंटे की रात हो जाए। अब बताओ, ऐसा होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं ना, वैसे वैसे दिन और रात के बीच में जो अंतर होता है समय का, वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जैसे आप जितना जल्दी जल्दी आप कहां जाएंगे, इक्वेटर पे चले जाइए, बिल्कुल भूमध्य रेखा पे, तो 12 महीने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, समय में परिवर्तन होता जाएगा। आप भारत में चले जाओ नीचे चेन्नई में, तो दिन और रात के समय में ज्यादा परिवर्तन पूरे साल तक नहीं होगा, एक घंटे का मामूली अंतर होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटे का। लेकिन आप वहीं कश्मीर में चले जाओ तो 5 घंटे 6 घंटे का अंतर शुरू हो जाता है कि 5 घंटे 6 घंटा दिन बड़ा हो रहा है,
और उसी हिसाब से रात क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। यानी जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात के समय में जो अंतर होता है वो बढ़ता जाता है। तो होगा क्या कि मान लो कि नॉर्वे के अंदर 2 घंटे का दिन हो रहा है, 22 घंटे की रात हो रही है। तो नॉर्वे वाले क्या करेंगे उस समय, वो क्या करते हैं कि ऑफिस का टाइम ऐसे फिक्स करते हैं अपने कि वो 2 घंटे जो होते हैं वो सनलाइट में वो काम कर पाए। बाकी तो अपना आर्टिफिशियल लाइट में करते ही हैं, लेकिन वो 2 घंटे सनलाइट में वो क्या कर सके, काम कर सके। मान लीजिए कि वहां पे 6 घंटे का दिन हो रहा है और 18 घंटे की रात हो रही है नॉर्वे में या स्वीडन में। तो क्या करेंगे, वो अपने टाइम को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो अपना ऑफिस का पूरा समय ये 6 घंटे दिन के समय निकाले। क्योंकि इससे क्या होगी कि ये ऊर्जा ऊर्जा की बचत कर पाएंगे। यानी ज्यादा लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी चलाएंगे तो सामने दिखाई पड़ेगा। तो ऊर्जा की बचत करने के लिए ऐसा करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है बच्चे डे लाइट सेविंग। क्या बोलते हैं, डे लाइट सेविंग के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आया कि दिन के प्रकाश को बचाना, यानी दिन के प्रकाश में ही काम कर लेना, ताकि रात हो जाए तो हमें परेशानी ना हो। कई बार तो ऐसा होता है यहाँ के लोग, मान लो 24 घंटे की दिन है तो दिन में ही सोना पड़ेगा ना, सब लाइट वाइट बंद करके दिन में ही सोना पड़ेगा। और कई बार 24 घंटे की जब रात हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, फिर उनको रात में ही काम के लिए निकलना पड़ता है कि हाँ अब काम पे चलना है। सोचो जीवन कितना कठिन है। हमारे यहाँ तो हम इंडिया में है, काफी इंजॉय कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो हमने इतनी बातें यहाँ पे देखी। अब हमें जो बात करना है वो लॉन्गिट्यूड की बात करना है, देशांतर की बात करना है। देशांतर हम देखेंगे, देशांतर क्या होते हैं। तो देशांतर क्या होते हैं ये समझना है हमें, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ये क्लास में हम यहीं पे रखते हैं ताकि कोई भी स्टार्ट हो तो वो नया टॉपिक से ही स्टार्ट हो, अलग अलग टॉपिक ना हो जाए। ठीक है, चलो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।